गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए पिछली कक्षा में हमने किसी भी आवेश के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगाया जाता है उसके बारे में बात की थी और उसको हम क्या बोलते थे, चुंबकीय लोरेंज बल। यानी कोई भी आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है यानी गति करता है, ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर तभी बल लगेगा अगर वो गतिशील अवस्था में। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है उस केस में उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, और ये हमने बात किया था कि उस बल का जो परिमाण है वो F कितना होता है, Q VB sin थीटा। क्लियर? इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था और ये भी हमने बात कर ली थी कि कब बल का मान 0 होगा, यानी V का मान अगर 0 होता है तो उस केस में भी, यानी अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके ऊपर बल नहीं लगेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब भी उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों उसके बारे में बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, यानी मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिएगा, कल हमने बात की थी कि किसी भी आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल है QVB। अगर हम इसको सदिश फॉर्म में लिखें तो इतना होता है, यानी उस आवेश के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, बल लगता है, ठीक है ना, क्योंकि बल का मान कितना है QVB, ठीक है। अब देखिएगा उस बल की वजह से वो अब देखिए उस बल की वजह से वो आवेश है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लग जाता है। अब उसकी गति है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो वृत्ताकार गति करेगा या हेलिकल यानी सर्पिलाकार गति करेगा या फिर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा आपको लिखना है लैंग्वेज यहां से कि चूंकि जब आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है, उसे चुंबकीय लोरेंज बल कहते हैं। तथा उस बल का परिमाण कितना होगा, F बराबर QVB। ये हमने उस बल का परिमाण लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि अब हम केस पढ़ते हैं कि अगर वो आवेश यानी वो चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर गति कर रहा है, हम तीनों केस में स्टडी करेंगे। यानी पहला केस हम लिखते हैं जब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। यानी थीटा जब 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हमने बीच से लिखा है इसको। अब मान लेते हैं कि कोई भी जो आवेश है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा यानी 0 डिग्री पे मींस या तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही गति कर रहा है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की
विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इस केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, और इस केस में थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर? तो बच्चों देखिएगा, अगर वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल गति करता है, यानी थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उस केस में देखिएगा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से F बराबर कितना हो जाएगा, QVB sin 0 डिग्री, ठीक है ना, यानी F का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर बच्चों sin 0 है, ठीक है ना, यहां पर लिखते हैं कि sin 0 या फिर sin 180 दोनों केस में कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? तो बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल विशेष स्थिति के बारे में भी पढ़ा था। अब देखिएगा, जब इस गतिशील आवेश के ऊपर जब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है या प्रति समांतर है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समानांतर एक सीधी रेखा में गति करेगा। यानी अगर वो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र में जो इस तरह से जा रहा है, या फिर अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और वो चार्ज पार्टिकल भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। तो वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा ही चलेगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, वो ना तो इधर की तरफ घूमेगा और ना ही इधर की तरफ घूमेगा, ठीक है ना। यानी बल है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, सेकंड बात करें, यहां से नोट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहां से लिख रहा हूं, इसको दोबारा से नोट नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, यानी उस केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? यानी अगर जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल कैसे प्रवेश करता है, लंबवत, ठीक है। यानी ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं, अब देखिएगा, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये v वेग से क्या करता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले के बारे में, F बराबर Q V क्रॉस V, तो कल मैंने बताया था कि जैसे ही जो V और B ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। यानी अगर हम बात करें x y z, अगर ये वैल्यू b को रिप्रेजेंट करती है और ये वैल्यू b को रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, y एक्सिस उस चार्ज पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो z एक्सिस क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और उस बल का जो दिशा है वो हम
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे बात करें कि एक चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, इस दिशा में है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल है, धनात्मक चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरह से गति कर रहा है इसके लंबवत v वेग से। इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो किधर लगेगा उसकी बात करें तो देखिएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहता है, इफ फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना, इफ फर्स्ट फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर ये पहली वाली अंगुली, ठीक है, अनामिका अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये मध्यमा अंगुली अगर उस आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, उस आवेश के ऊपर लगने वाला बल को। अब देखिएगा, अगर हम इस नियम से निकालते हैं, ये वाला क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, ये वाला किसकी दिशा में हो गया, उस आवेश के गति की दिशा में हो गया, तो ये अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, उसके ऊपर लगने वाले बल को। तो ये हम बाद में बात करेंगे फ्लेमिंग के नियम के। तो यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये आवेश कण है, वो क्या करता है, बाहर की ओर गतिशील होता है। यानी जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में वो 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो उसके ऊपर एक लंबवत क्या करने लग जाता है, बल लगने लग जाता है, और उससे क्या होता है, वो आवेश है या जो चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह से गति करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करने लग जाता है। किस तरह की गति करता है, जो वृत्ताकार। देखिएगा, उसके ऊपर एक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र इधर लग रहा है, उसकी गति इस तरह से, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस तरह से, और ये जो फोर्स है ये उसके केंद्र की ओर लगता है, यानी इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, इस कारण वह आवेश वृत्ताकार पथ के अनुदिश गति करने लग जाता है। तो कैसे गति करता है वो, वृत्ताकार पथ, ठीक है। वृत्ताकार पथ की गति हेतु केंद्र द्वारा अभिकेंद्रीय बल उसे संतुलित करता है। यानी इसका मीन क्या है कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ही कोई भी आवेश है या कोई भी चार्ज है बाहर से कहीं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यानी v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर एक बल लगने लग जाता है, जिससे क्या होता है, वो वृत्ताकार पथ में क्या करने लग जाता है, गति, लगातार वृत्ताकार में। अब देखिएगा, ये लगातार वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यानी एक इसके ऊपर बल लगा रहा है, कौन सा, चुंबकीय बल, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, लोरेंज बल, यानी QVB, और दूसरा क्या कर रहा है, वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो
11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी वस्तु लगातार वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके ऊपर कुल बल कितने होते हैं? 0 होते हैं, यानी वह वस्तु संतुलित अवस्था में होती है। तो ये जो चार्ज है, जो आवेश मान लो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कोई भी आवेश है, अगर वो लगातार वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या करेगा? इस तरह से गति कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये लगातार एक ही पाथ पर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसके ऊपर एक दूसरा बल और लग रहा है। और आपको पता है किसी भी वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए जो बल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना? तो वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, जो उसको क्या करता है? संतुलित करता है। अतः संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? mv²/r। m क्या होता है? उस आवेश का मास। v क्या होता है? उस आवेश की वेलोसिटी, यानी कितने वेग से वो गति कर रहा है। r क्या होता है? उस वृत्ताकार पथ में जिसमें वो घूम रहा है लगातार, उसकी त्रिज्या। ठीक है ना? तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर हो जाएगा? चुंबकीय बल की, यानी QVB। क्लियर बच्चों? तो यहां से दोनों बल है वो क्या हो जाएंगे? संतुलित अवस्था में हो जाएंगे। इस वजह से वो लगातार क्या करता है? अपने पाथ में गति करता है। तो देखिए यहां V से क्या होगा? V कैंसिल। अतः वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हम निकालें तो यहां से r का मान कितना हो गया? देखिएगा mv/qb। क्लियर बच्चों? तो यहां से ये क्या हो गया? उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। यहां से मैंने कहा था कई बार कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में पर्टिकुलर वेलोसिटी से गति पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करता है? प्रवेश करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का आपको मान दिया गया होगा, तो उस केस में उस वृत्ताकार पथ की क्या निकालनी है? आपको गति निकालनी है, सॉरी त्रिज्या निकालनी है। अब देखिएगा, क्योंकि जो संवेग है, 11वीं क्लास में पढ़ा आपने मोमेंटम, संवेग क्या होता है? P बराबर mv के बराबर, यानी जो r है वो कितना लिख सकते हैं यहां से? P/qb। अगर आपको संवेग दे रखा है उस केस में उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी? P/qb। यदि आवेश की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी अगर के है तो हमें पता है, तो अतः जो P बराबर किसके होता है? √2m। ये रिलेशन जब हम 11वीं क्लास में पढ़ गए थे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर कितना हो गया? √2m/qb। तो ये क्या होती है? 3 फॉर्मूले होते हैं किसी भी आवेश के द्वारा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले बल के कारण जो वृत्ताकार गति होती है उसके त्रिज्या। अगर आपको ये वाली क्वांटिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको मोमेंटम दे रखा है तो ये यूज करेंगे, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, सेकंड, ये तो हमने क्या निकाली है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अगर हम निकाले आवर्तकाल, यानी टाइम पीरियड, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? दूरी, यानी 2πr/v। किसी भी वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए कितना एक चक्कर लगाने में जो समय है वो किसके बराबर होगा? कुल दूरी। तो वृत्ताकार पथ की कुल दूरी यानी फर्स्ट राउंड की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2πr के बराबर अपॉन वेलोसिटी, यानी यहाँ पे क्या हो गया? v हो गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं t = 2π/v। r की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, और यहाँ से रख दीजिए यहाँ से, तो हमने यहाँ से लिखा mv/qb। तो बच्चों v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया?
2 पाई m अपॉन qb। ये क्या होता है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, सॉरी उसका आवर्तकाल। अब देखिएगा यहां से आवर्तकाल है, क्योंकि आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता। क्यों, देखिएगा अगर वो जो कण है वो लगातार बहुत स्पीड से घूमने लग जाए तो क्या उसको जो राउंड करने की जो टाइम है यानी जो आवर्तकाल है वो क्या कम हो जाएगा? नहीं। देखिएगा यहां से, क्योंकि जैसे ही अगर यहां से देखते हैं अगर उसका वेग बढ़ रहा है यानी उसकी जो पाथ की रेडियस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी अगर कोई भी आवेश जितनी स्पीड से घूमता है तो उसकी घूमने का जो पाथ है उसकी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए उसका टाइम पीरियड हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो ये क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति की, तो आवृत्ति क्या होती है, न्यू बराबर 1/t। मीन टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी आवर्तकाल का उल्टा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो न्यू बराबर कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कहते हैं qb अपॉन 2 पाई m। ये क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम कोणीय आवृत्ति की बात करें, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति किसके बराबर होती है, ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है, qb अपॉन 2 पाई m। यहां से क्या हो गया, qb अपॉन m। ये क्या होगी, उसकी कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से किसी भी वृत्ताकार पथ में जब कोई आवेश घूमता है, अगर वो लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला, ठीक है, उसके आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला, और उसके कोणीय तथा रेखीय आवृत्ति का फॉर्मूला हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। क्लियर। अब इसको आपको सेम एज इट इज नोट करना है, कीजिए। अब देखिएगा तीसरा केस पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पहले केस में कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील है, दूसरा केस हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील है। अब हम तीसरी बात करते हैं, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, ना तो वो 90 डिग्री के कोण पर है ना 0 डिग्री पर, किसी भी 90 और 0 के बीच में कोई कोण है उसके अलावा क्या कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है, तो उसकी गति कैसी होगी। देखो 0 डिग्री पर जब प्रवेश करता है तो उसकी गति कितनी होती है, सॉरी उसकी गति है वो रेखीय गति होती है, या तो समांतर होगी, अगर 180 पर प्रवेश कर रहा है तो वो प्रति समांतर होगी। अगर वो 90 डिग्री के ऊपर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उसकी गति कैसी हो जाती है, वृत्ताकार गति हो जाती है। अब देखिएगा अगर वो 0 से 90 के बीच में एंटर करता है उस टाइम उसकी गति कितनी होगी, और उसकी गति की जो शेप है वो कैसे होगी, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड केस क्या है, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी किसी कोण पर क्या हो, एंटर कर रहा है, यानी 90 डिग्री से तो छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, यानी जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इस तरह से। अब देखिएगा मान लीजिए कि कोई भी आवेश है वो इस तरह से प्रवेश कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v। क्लियर। वो कितने, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जब ये थीटा होगा तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। अब देखिएगा जैसे ही वो किसी कोण पर प्रवेश करता है उसके ऊपर बल लगता है, यानी ये वेलोसिटी है उसकी। अगर हम दो कंपोनेंट की बात करें, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, v cos थीटा, और ये वाला v sin थीटा, यानी इस
वेलोसिटी कंपोनेंट को अगर हम डिवाइड करें दो कंपोनेंट में, तो एक क्या हो गया v cos थीटा और दूसरा कौन सा हो गया v sin थीटा। अब देखिएगा ये v cos थीटा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 0, क्योंकि दोनों क्या है सेम दिशा में है। तो ये v cos थीटा यानी वेलोसिटी का जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ पैरेलल कंपोनेंट है यानी समांतर घटक है, वो उसको सीधी रेखा में गति कराने की कोशिश करेगा, यानी उस आवेश को इधर की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो लंबवत घटक है वो क्या करेगा, उस आवेश को उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार घुमाने की कोशिश करेगा, यानी एक घटक उसको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको क्या करेगा वृत्ताकार घुमाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो आवेश है वो इस तरह से गति करने लग जाता है, यानी घूमता भी रहता है और आगे भी बढ़ता रहता है। इस तरह की जो हेलिकल है यानी सर्पिलाकार जो गति है वो कब होती है, जब कोई भी आवेश थीटा बराबर 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच के कोण पर प्रवेश करता है। क्लियर? तो यहां पर लिखिएगा कि यहां पर लिखिए जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो वेग का क्षैतिज घटक कौन सा v cos थीटा उसको रेखीय गति तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा उसे वृत्ताकार गति कराने की कोशिश करता है, अतः आवेश सर्पिलाकार गति करने लग जाता है। तो किस तरह से गति करता है वो सर्पिलाकार गति, यानी इस तरह से वो लगातार गति करता है। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि सर्पिलाकार गति के अंदर उसकी जो रेडियस है, क्योंकि वो वृत्ताकार में घूम रहा है, ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, उस अगर हमें वृत्ताकार पथ की गति को रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो हमें पता है कि हम त्रिज्या के लिए क्या करेंगे mv² v से देखिएगा, अतः त्रिज्या यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r वो किसके बराबर हो जाएगा qvd के। लेकिन v कौन सा, आपको पता है कि जब भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो केवल जो लंबवत घटक है वही उसको वृत्ताकार घुमाता है, क्षैतिज घटक तो उसको क्या करता है सीधी रेखा में घुमाने की कोशिश करता है। यानी जो v है वो कौन सा होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। v से v कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिएगा r बराबर क्या हो गया mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं mv sin थीटा, परपेंडिकुलर वाला कौन सा है sin थीटा इंटू qb अपॉन qb। ये क्या हो गया उसकी त्रिज्या होगी किसके लिए वृत्ताकार पथ के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम पीरियड के लिए, आवर्तकाल, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v, यानी v कौन सा परपेंडिकुलर, यानी 2 पाई r अपॉन mv v sin थीटा इंटू r के लिए यहां से लिखते हैं mv sin थीटा अपॉन qb। v sin थीटा से क्या होगा v sin थीटा
यानी टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई m अपॉन qt। ये क्या हो गया उसका आवर्तकाल। लेकिन ध्यान रखना ये कुछ के लिए जब वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या हो एंटर करता है। ठीक है, अब देखिएगा एक बच्चों आता है पिच लेंथ। पिच लेंथ का मींस क्या होता है कि ये जो पहली सर्कुलर राउंड किया उसके बाद दूसरा सर्कुलर राउंड, उसके बीच में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है ना, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं पिच लेंथ। ठीक है ना, तो जो पिच लेंथ है यानी पिच लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं तो चूड़ी अंतराल। ठीक है ना, थर्ड अगर बात करें चूड़ी अंतराल तो डिस्टेंस होती है y एक्सिस मान लेते y इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बराबर क्या होगी स्पीड इनटू टाइम यानी वेलोसिटी कौन सी परपेंडिकुलर इनटू टाइम पीरियड t। तो यहां से देखिए वेलोसिटी कौन सी है v sin थीटा इनटू टाइम क्या हो गया आपके पास देखिए सॉरी v परपेंडिकुलर नहीं यहां पर वेलोसिटी कौन सी आएगी पैरेलल। लेकिन चूड़ी अंतराल है, चूड़ी अंतराल क्या होता है ये डिस्टेंस यानी इस डिस्टेंस के लिए ये जो क्षैतिज घटक है वो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, तो यहां से चूड़ी अंतराल निकालेंगे डिस्टेंस y इक्वल टू क्या हो जाएगा v पैरेलल इनटू t यानी तो यहां से देखिएगा कितना हो गया v cos थीटा इनटू अगर हम t का मान रखें ठीक है ना तो t कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। यहां से रखा हमने v परपेंडिकुलर तो v से v कैंसिल हो गया यानी y इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई r अपॉन tan थीटा। ये क्या हो गया उसका पिच लेंथ चूड़ी अंतराल। तो इस तरह से बच्चों तीनों केस में जब 0 डिग्री पर हो 90 डिग्री पर हो या फिर 0 से 90 डिग्री पर हो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके रिजल्टेंट हमने तीनों केस में पढ़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। साथ साथ नोट करना और उसको लिखते रहना और पढ़ते रहना।